आज की इस विस्तृत चर्चा में हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन शायद सबसे ज़्यादा उलझाने वाले सवाल पर बात करने वाले हैं। और वो सवाल क्या है? सवाल ये है कि क्या जीवन में मिलने वाली जो सफलता है, क्या वो महज किस्मत का खेल है या फिर इसके पीछे कोई ठोस विज्ञान है? मतलब कोई ऐसा फॉर्मूला जिसे कोई भी इंसान अपना सकता है। ये एक ऐसा विषय है जिस पर अक्सर बहुत बहस होती है। बिल्कुल। तो आज हमारे इस पूरे विश्लेषण का जो आधार है वो किताब टॉक्स के कुछ बेहतरीन नोट्स हैं, जिनमें जैक कैनफील्ड की बहुत ही मशहूर किताब द सक्सेस प्रिंसिपल्स का सारांश दिया गया है, जो कि अपने आप में एक बहुत प्रभावशाली किताब है। हाँ, तो हमारा उद्देश्य आज इन नोट्स को खंगालना है और ये समझना है कि सफल लोगों की मानसिकता में ऐसा क्या अलग होता है जो उन्हें वहां तक पहुंचाता है। देखिए, इस विषय की सबसे दिलचस्प बात मुझे यही लगती है कि ये सफलता से जुड़े उस रहस्यमयी आवरण को पूरी तरह हटा देता है। मतलब वो जो एक जादुई सोच होती है। बिल्कुल। अक्सर समाज में हम यही मानते हैं ना कि कामयाबी किसी लॉटरी टिकट की तरह है जो बस कुछ चुनिंदा लोगों को ही मिलती है। सही कहा। लेकिन ये स्रोत एक बहुत ही अलग नजरिया पेश करता है। ये बताता है कि सफलता कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि एक तय प्रक्रिया है, कुछ निश्चित आदतों का ही परिणाम है। और पता है, यहीं से वो विरोधाभास शुरू होता है जो मुझे हमेशा सोचने पर मजबूर करता है। उदाहरण के लिए, जब कोई इंसान किसी सिविल इंजीनियर को एक इमारत बनाते हुए देखता है तो वहाँ सब कुछ बहुत स्पष्ट होता है। हाँ, एक नक्शा होता है वहाँ। एकदम सही। एक ब्लूप्रिंट होता है जिसमें लिखा होता है कि दीवार कहाँ बनेगी, पिलर का आकार क्या होगा और छत कितनी ऊंचाई पर होगी। मतलब वहाँ कोई रहस्य नहीं होता, सब कुछ मापा जा सकता है। हाँ, लेकिन जब बात किसी इंसान के व्यक्तिगत जीवन या उसके करियर के निर्माण की आती है ना, तो अचानक से वो साफ सुथरा ब्लूप्रिंट कहीं गायब हो जाता है। सब कुछ बहुत धुंधला और अनिश्चित सा लगने लगता है। ये एक बहुत ही सटीक तुलना की आपने। देखिए, इंसानी दिमाग को निश्चितता पसंद है। हम चाहते हैं कि हर चीज का एक साफ नक्शा हो हमारे पास, जो कि असल जीवन में नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं मिलता। लेकिन स्रोत जिस विज्ञान की बात कर रहा है वो असल में उस व्यक्तिगत ब्लूप्रिंट को खुद तैयार करने की प्रक्रिया ही है। खुद तैयार करने की प्रक्रिया? हाँ, जब हम कहते हैं कि सफलता एक प्रक्रिया है तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ खास कदम उठाता है तो एक निश्चित परिणाम की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। मतलब ये किस्मत पर जो हमारी निर्भरता है उसको पूरी तरह से खारिज करने वाला विचार है। एकदम सही। तो चलिए इस प्रक्रिया के पहले कदम को समझने की कोशिश करते हैं। स्रोत सबसे पहले जिस विचार पर जोर देता है वो है पूरी जिम्मेदारी लेना। जो कि सुनने में आसान लगता है पर है नहीं। बिल्कुल। अगर मैं इसे एक उपमा के जरिए रखूं तो ये कुछ ऐसा है कि जीवन की गाड़ी में कोई इंसान बस एक यात्री बनकर बैठा है या फिर उसने खुद चालक की सीट यानी स्टीयरिंग व्हील संभाल लिया है। बहुत खूब। स्रोत बहुत साफ शब्दों में कहता है कि असफलता की स्थिति में लोग अक्सर बाहरी परिस्थितियों को, अर्थव्यवस्था को, अपने आसपास के लोगों को या फिर बस अपनी किस्मत को दोष देने लगते हैं। देखिए, इसके पीछे का जो मनोविज्ञान है ना वो बहुत गहरा है। इंसान का दिमाग असल में ऊर्जा बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। अच्छा, ऊर्जा बचाने के लिए? हाँ, जब कोई व्यक्ति अपनी नाकामी के लिए किसी बाहरी चीज को दोष देता है तो वो असल में अपने दिमाग का जो संज्ञानात्मक बोझ है या जिसे कॉग्निटिव लोड कहते हैं उसे कम कर रहा होता है। मतलब वो खुद को मानसिक रूप से थकाना नहीं चाहता। बिल्कुल। दोष मढ़ना बहुत आसान है। इससे उस इंसान को तुरंत एक मानसिक राहत मिल जाती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। एक झूठी तसल्ली। सही कहा। लेकिन स्रोत स्पष्ट करता है कि ये राहत बहुत महंगी पड़ती है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति ये मान लेता है कि नियंत्रण उसके बाहर है तो वो समाधान खोजने की शक्ति भी खो देता है। हाँ, क्योंकि एक यात्री की मानसिकता तो यही होती है ना कि अगर रास्ता खराब है तो वो सिर्फ शिकायत कर सकता है, गाड़ी मोड़ नहीं सकता। एकदम सही पकड़ा आपने। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत ही स्वाभाविक सी शंका होती है और मुझे लगता है कि इस पर थोड़ी गहराई से चर्चा होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल, बताइए। ये कहना कि 100% जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्या ये व्यावहारिक रूप से संभव है? मतलब दुनिया में बहुत सी ऐसी भयानक घटनाएं होती हैं जिन पर किसी इंसान का कोई नियंत्रण नहीं होता। ये तो है। मान लीजिए कोई अचानक किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो जाता है या कोई वैश्विक आर्थिक मंदी आ जाती है जिससे रातों रात किसी की नौकरी चली जाती है। ऐसे में ये कहना कि इसके लिए तुम ही जिम्मेदार हो, क्या ये बहुत ज्यादा कठोर और अवास्तविक नहीं लगता? आपकी ये शंका बिल्कुल जायज है।
और अक्सर लोग जिम्मेदारी शब्द का गलत अर्थ निकाल लेते हैं। तो इसका सही अर्थ क्या है फिर? स्रोत का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि दुनिया की हर घटना या त्रासदी के लिए इंसान खुद दोषी है। यहाँ जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर हम तोड़ कर देखें तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी प्रतिक्रिया देने की क्षमता। बिल्कुल। तूफान आना या बारिश होना किसी के हाथ में नहीं है, वो एक बाहरी परिस्थिति है। लेकिन जब तूफान आता है तो कोई इंसान उस वक्त क्या करता है? क्या वो बस बैठकर किस्मत को रोता है? हाँ, या फिर वो अपनी नाव को बचाने के लिए पतवार को सही दिशा में घुमाता है। स्रोत ये समझा रहा है कि घटना पर नियंत्रण ना होना एक अलग बात है, लेकिन उस घटना के बाद जो अगला कदम उठाया जाएगा वो पूरी तरह से उस व्यक्ति के नियंत्रण में है। ये स्पष्टता बहुत जरूरी थी। यानी बात दोष अपने सिर लेने की नहीं है, बल्कि उस स्थिति से बाहर निकलने की शक्ति को अपने हाथ में रखने की है। एकदम सही। जब इंसान ये स्वीकार कर लेता है कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब आगे क्या करना है ये मेरे हाथ में है, तो वो अचानक एक निष्क्रिय अवस्था से बाहर आ जाता है। हाँ, बहाने बनाना ऊर्जा को खत्म कर देता है, जबकि इस तरह की जिम्मेदारी लेना समाधान खोजने का जो इंजन है उसे चालू कर देता है। बिल्कुल। और जब वो इंजन चालू होता है, जब इंसान अपने जीवन का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में ले लेता है, तो उसके सामने एक और बहुत बड़ी और डरावनी चुनौती आ खड़ी होती है। आप मंजिल तय करने की चुनौती की बात कर रहे हैं ना? हाँ, क्योंकि स्रोत का अगला बड़ा हिस्सा स्पष्ट लक्ष्य बनाने पर केंद्रित है। जब कोई इंसान दूसरों को दोष देना बंद कर देता है तो अचानक उसे एक खाली कैनवस का सामना करना पड़ता है। अब उसे खुद तय करना है कि जाना कहाँ है। और बिना मंजिल के गाड़ी चलाना तो बस बेवजह ईंधन जलाना है। सही बात है। स्रोत बताता है कि सफल लोग कभी भी हवा में तीर नहीं चलाते, वे अपने लक्ष्यों को लेकर बहुत स्पष्ट होते हैं और सबसे अहम बात, वे उन्हें कागज पर लिखते हैं। अब यहाँ मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा। अपने लक्ष्यों को लिखो, ये सलाह इतनी बार दी जा चुकी है कि अब ये किसी घिसी पिटी बात जैसी लगने लगी है। मतलब हर प्रेरणादायक किताब या सेमिनार में यही कहा जाता है। हाँ, ये क्लिचे बन चुका है। तो क्या सिर्फ एक कागज पर कुछ शब्द लिख देने से कोई जादुई बदलाव आ जाता है? स्रोत इस बारे में क्या कहता है कि ये तरीका असल में काम क्यों करता है? देखिए, ये कोई जादू नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही स्पष्ट न्यूरोलॉजी काम करती है। न्यूरोलॉजी? वो कैसे? हमारे मस्तिष्क में एक प्रणाली होती है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS कहा जाता है। अच्छा। एक इंसान के आसपास हर दिन लाखों सूचनाएं होती हैं, आवाजें, दृश्य, अवसर। दिमाग इन सब पर ध्यान नहीं दे सकता, वरना वो पागल हो जाएगा। हाँ, इतनी सारी जानकारी प्रोसेस करना तो नामुमकिन है। इसलिए दिमाग एक फिल्टर का इस्तेमाल करता है और 99% जानकारी को नजरअंदाज कर देता है। स्रोत के अनुसार जब कोई इंसान अपने लक्ष्यों को बहुत ही स्पष्ट रूप से कागज पर लिखता है तो वो असल में अपने दिमाग के इस फिल्टर को फिर से प्रोग्राम कर रहा होता है। मतलब वो अपने दिमाग को बता रहा होता है कि ये विशेष जानकारी मेरे लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। इसे समझने के लिए मुझे एक बहुत ही आम जीवन का उदाहरण याद आ रहा है। बताइए। जब कोई इंसान कोई नई कार खरीदता है, मान लीजिए एक लाल रंग की कार खरीदी उसने, तो अचानक उसे पूरी सड़क पर सिर्फ लाल रंग की कारें ही नजर आने लगती हैं। हाँ, ये बहुत लोगों के साथ होता है। ऐसा तो है नहीं कि शहर में अचानक लाल कारें बढ़ गई हैं, बल्कि उस इंसान के दिमाग का वो फिल्टर अब लाल कारों को महत्वपूर्ण मानकर उन्हें सामने ला रहा है। एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। और यही चीज लक्ष्यों के साथ भी होती है। अच्छा। हाँ, जब लक्ष्य सिर्फ दिमाग में एक धुंधले विचार की तरह होते हैं, जैसे मुझे अमीर बनना है या मुझे एक सफल व्यवसाय शुरू करना है, तो दिमाग का फिल्टर उसे प्रोसेस नहीं कर पाता, क्योंकि वो बहुत अस्पष्ट है। बिल्कुल। लेकिन जब इसे स्पष्ट रूप से लिखा जाता है, एक योजना बनाई जाती है, तो वो धुंधलापन छट जाता है। इंसान का दिमाग अपने आप उन अवसरों, उन लोगों और उन रास्तों को पकड़ने लगता है जो उस लक्ष्य से जुड़े होते हैं। तो बिना स्पष्ट लक्ष्य के काम करना ऐसा है जैसे घने कोहरे में चलना। आपको सिर्फ अगला एक कदम दिखता है, दिशा नहीं। और स्पष्ट लक्ष्य उस कोहरे को काट देता है। तो अब तक की जो तस्वीर है वो कुछ ऐसी बनती है कि एक इंसान है जिसने अपनी परिस्थितियों की जिम्मेदारी ले ली है। उसने कोहरे को काटने के लिए अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से लिख लिया है और उसका दिमाग भी अब अवसरों को फिल्टर करने के लिए तैयार है। बिल्कुल, एक ठोस शुरुआत। लेकिन हम सब जानते हैं कि कागज पर योजना बनाना और असल दुनिया में उस पर चलना,
इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। जब वो इंसान असल सफ़र शुरू करता है तो रास्ते में बहुत सारे स्पीड बम्प्स आते हैं। और स्रोत इस बात पर बहुत गहराई से रोशनी डालता है कि ये जो सबसे खतरनाक स्पीड बम्प्स हैं ना, ये बाहरी दुनिया में नहीं होते। तो कहाँ होते हैं? ये इंसान के अपने ही दिमाग में होते हैं। ये रुकावटें डर और नकारात्मक सोच के रूप में सामने आती है। डर। स्रोत में जिन डरों का जिक्र है वे वाकई बहुत ही वास्तविक हैं। असफलता का डर और उससे भी बड़ा लोगों की राय का डर। लोग क्या कहेंगे, ये तो सबसे बड़ा डर है। हाँ, ये एक ऐसा मनोवैज्ञानिक स्पीड बम्प है जो अच्छी खासी तेज दौड़ती जिंदगी को भी ब्रेक ला देता है। लोग क्या कहेंगे, ये वाकई शायद दुनिया में सबसे ज्यादा सपनों को खत्म करने के लिए जिम्मेदार है। सही कहा। और अगर हम इसके पीछे के विकासवादी जीव विज्ञान यानी एवोल्यूशनरी बायोलॉजी को देखें तो ये डर बहुत स्वाभाविक है। वो कैसे? विकासवादी जीव विज्ञान से इसका क्या लेना देना है? देखिए, हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में, कबीलों में रहता था तो समाज या कबीले से बाहर निकाले जाने का सीधा मतलब मौत होता था। अच्छा, क्योंकि अकेले सरवाइव करना मुश्किल था। बिल्कुल। अगर कबीले के लोग आपसे नाराज हो गए तो आप अकेले शिकार नहीं कर पाएंगे और भूख से मर जाएंगे। इसलिए लोग क्या सोचेंगे, ये चिंता इंसान के डीएनए में गहराई से छपी हुई है। ये असल में बचने का एक तंत्र था। तो ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म था। हाँ, लेकिन स्रोत ये समझाता है कि आज के आधुनिक युग में कोई नया व्यवसाय शुरू करने या कोई नई कला सीखने से जान का खतरा नहीं होता। फिर भी हमारा दिमाग उसी पुराने डर के साथ प्रतिक्रिया करता है। तो इसका समाधान क्या है? क्योंकि स्रोत ये तो नहीं कहता कि डर जादुई रूप से बस गायब हो जाएगा। नहीं, डर कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होता। स्रोत का मूल संदेश ये है कि डर की मौजूदगी को स्वीकार करना है, लेकिन उसे अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देना है। डर के बावजूद आगे बढ़ना ही असली हिम्मत है। बिल्कुल। और यहीं पर स्रोत सकारात्मक सोच यानी पॉजिटिव थिंकिंग की बात करता है। अब यहाँ सकारात्मक सोच पर मेरी एक और बड़ी आपत्ति है। वो क्या? आज के समय में ना इंटरनेट पे सकारात्मकता का एक ऐसा रूप फैल गया है जो कई बार बहुत नकली और सतही लगता है, जिसे अंग्रेजी में टॉक्सिक पॉजिटिविटी भी कहते हैं। हाँ, जहाँ लोग अपनी परेशानियों को दबाने लगते हैं। बिल्कुल, जहाँ इंसान हर बुरी चीज को नजरअंदाज करके बस मुस्कुराने की कोशिश करता है। क्या महज सब कुछ अच्छा होगा सोचने से सफलता मिल सकती है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है जिसे स्रोत स्पष्ट करने का प्रयास करता है। सकारात्मक सोच का मतलब आंखें बंद करके ये मान लेना नहीं है कि कोई खतरा या समस्या है ही नहीं। मतलब ये कोई जादुई मंत्र नहीं है? बिल्कुल नहीं। स्रोत के अनुसार सकारात्मक सोच असल में चुनौतियों को देखने का एक लेंस है। एक लेंस? हाँ, जब इंसान नकारात्मक मानसिकता में होता है तो उसका दिमाग फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। मतलब लड़ो या भागो। उसकी नज़र इतनी संकीर्ण हो जाती है कि उसे हर समाधान में एक नई समस्या ही दिखाई देती है। मतलब नकारात्मकता इंसान की दृष्टि को सीमित कर देती है। ठीक कहा। इसके विपरीत सच्ची सकारात्मक सोच इंसान के आत्मविश्वास को स्थिर रखती है। ये उस पट्टी को हटाती है जिससे इंसान संभावित समाधानों और अवसरों को देख पाए। तो ये एक तरह का टूल है। हाँ, ये इस विचार पर आधारित है कि समस्या है, ये कठिन भी है, लेकिन इसका कोई न कोई हल जरूर होगा और मैं उसे खोज सकता हूँ। तो ये एक रणनीतिक उपकरण है, न कि कोई खोखला दिलासा। ये उस ऊर्जा को बनाए रखता है जो लंबी यात्रा के लिए आवश्यक है। एकदम सही। ये नजरिया बहुत ही तार्किक है। सकारात्मक सोच अवसरों को देखने का एक वैज्ञानिक तरीका है। अब जब हमने इन मानसिक स्पीड बम्प्स को समझ लिया है, डर को महसूस करने के बावजूद कदम उठाना और अवसरों को पहचानने वाला लेंस पहनना, तो सवाल ये आता है कि इस पूरी प्रक्रिया को गति कैसे दी जाए? गति देना क्यों जरूरी है? क्योंकि सिर्फ सोचने और लक्ष्य बनाने से जमीन पर तो कुछ नहीं बदलता ना। बिल्कुल। और यहीं पर स्रोत के अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आते हैं, और वो है लगातार सीखना और अंततः कार्रवाई करना, यानी एक्शन लेना। स्रोत सीखने को इतना महत्व क्यों देता है? क्या स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई काफी नहीं होती? देखिए, जीवन की जो वास्तविक चुनौतियां हैं वो किसी एक पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं होती। जैसे जैसे इंसान अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, उसे नए स्तर की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हाँ, चुनौतियां बदलती रहती हैं। बिल्कुल। जो ज्ञान कल तक पर्याप्त था वो नई चुनौती के लिए अपर्याप्त हो जाता है।
स्रोत जोर देता है कि सफल लोग इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो वो क्या अलग करते हैं? वो किताबें पढ़ते हैं, नए कौशल सीखते हैं और सबसे बढ़कर वो अपनों और दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। ये एक निरंतर चलने वाला फीडबैक लूप है। ज्ञान वो ईंधन है जो इस यात्रा को रुकने नहीं देता। लेकिन ज्ञान जुटाना अपने आप में एक जाल भी तो बन सकता है। स्रोत में जो बात मुझे सबसे ज्यादा चुभी वो है कार्रवाई करने का महत्व। आप एनालिसिस पैरालिसिस की बात कर रहे हैं। हाँ, आज के सूचना युग में एक बहुत ही आम मनोवैज्ञानिक स्थिति है, जैसे अक्सर पैरालिसिस बाय एनालिसिस कहा जाता है। ये तब होता है जब दिमाग जानकारी को प्रोसेस करने में इतना ज्यादा उलझ जाता है कि कोई भी निर्णय लेना असंभव लगने लगता है। ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है आपका। इंसान अक्सर पूरी तरह से तैयार महसूस करने का इंतजार करता है। वो सोचता है कि जब तक उसके पास हर सवाल का जवाब नहीं होगा, पहला कदम नहीं उठाएगा। बिल्कुल। वो सोचता है कि जब तक परिस्थितियां 100% अनुकूल नहीं होंगी, तब तक शुरुआत करना सही नहीं है। ये परफेक्शनिज्म या पूर्णतावाद असल में असफलता के डर का ही एक छिपा हुआ रूप है। अच्छा, डर का रूप? हाँ, दिमाग को लगता है कि जब तक हम कुछ शुरू ही नहीं करेंगे तब तक हम असफल भी तो नहीं हो सकते ना। ये तो बहुत गहरी बात है। यानी वो इंसान घर का नक्शा बनाने, बेहतरीन रंग चुनने और सबसे अच्छी ईंटें खोजने में ही सालों बिता देता है, लेकिन जमीन पर एक भी ईंट नहीं रखता। और स्रोत ये बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि बिना कार्रवाई के दुनिया का सबसे अच्छा ज्ञान और सबसे बेहतरीन लक्ष्य भी पूरी तरह से व्यर्थ हैं। तो फिर कार्रवाई करने का सही तरीका क्या है? कार्रवाई का मतलब रातों रात कोई बहुत बड़ा और क्रांतिकारी कदम उठाना नहीं है। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि छोटे छोटे कदम उठाना ही असली रहस्य है। छोटे कदम? हाँ, जब कोई व्यक्ति एक छोटा कदम उठाता है तो उसे एक नया अनुभव मिलता है। अगर वो कदम गलत होता है तो वो उससे सीखता है और अपनी दिशा में थोड़ा सुधार करता है, जिसे हम कोर्स करेक्शन कहते हैं। बिल्कुल। ये कदम दर कदम चलने वाली एक यात्रा है। अनुभव और गलतियों से सीखते रहना ही विकास का असली और एकमात्र रास्ता है। ये एक बहुत ही राहत देने वाला विचार है कि आपको सब कुछ पहले से जानने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने अगले कदम के बारे में पता होना चाहिए। और यही पूरी प्रक्रिया का सार है। तो अगर हम इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटें तो इन नोट्स के जरिए जो तस्वीर उभरती है वो बहुत ही सशक्त है। ये स्रोत एक तरह से सफलता का लोकतंत्रीकरण करता है। बिल्कुल, इसे सबके लिए सुलभ बनाता है। हाँ, ये उस पुरानी भ्रांति को चकनाचूर कर देता है कि सफलता केवल कुछ खास जन्मजात प्रतिभा वाले या बहुत अच्छी किस्मत वाले लोगों की ही जागीर है। ये एक बहुत ही सटीक निष्कर्ष है। ये पूरी प्रक्रिया, यानी जिम्मेदारी लेना, स्पष्ट और लिखित लक्ष्य बनाना, डर के विकासवादी कारणों को समझकर भी आगे बढ़ना और सकारात्मक मानसिकता से अवसरों को खोजना। हाँ, और लगातार सीखना और छोटे छोटे कदम उठाना, ये किसी के लिए भी उपलब्ध एक खुली चेकलिस्ट है। विज्ञान और मनोविज्ञान के ये नियम सबके लिए समान रूप से काम करते हैं। और ये बात उन सभी लोगों के लिए बहुत प्रासंगिक है जो जानकारी के इस भारी बोझ वाले युग में खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं। सही कहा। सफलता कोई रहस्य नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट फॉर्मूला है जिसे कोई भी लागू कर सकता है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक विचार यहाँ छोड़ना चाहता हूँ। वो क्या है? एक ऐसा सवाल जो इस पूरे विश्लेषण से ही निकलता है और थोड़ा आत्ममंथन करने पर मजबूर करता है। बताइए, कौन सा सवाल? यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर सफलता वास्तव में किस्मत का खेल नहीं है, अगर ये एक इतनी स्पष्ट प्रक्रिया और सीधा साधा फॉर्मूला है जिसे सदियों से किताबों में इतने साफ तरीके से लिखा गया है और जिसे आज हमने यहाँ डिकोड भी किया है, तो फिर इंसान को शुरुआत करने से आखिर कौन सी चीज रोक रही है? यदि ये पूरा विज्ञान इतनी स्पष्टता से उपलब्ध है तो आज वो कौन सा एक छोटा कदम है जो कोई भी व्यक्ति सिर्फ योजनाएं बनाने वाले यात्री से समाधान खोजने वाले चालक की सीट तक पहुंचने के लिए उठा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी किताब में नहीं, बल्कि हर इंसान को अपने भीतर ही खोजना होगा। और शायद उसी एक छोटे से कदम के साथ जीवन का वो धुंधला कोहरा छटना शुरू होता है और एक स्पष्ट रास्ता नजर आने लगता है।